हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा। अभिलाष को आने के साथ ही मैसेज मिला था कि इमिग्रेशन विभाग में जाए। इंडिया में उसने होटल में डाले हुए रेड के दौरान कई इंटरनेशनल मुजरिमों को पकड़ा था। जिन लोगों के ऊपर भारत में केस चलना था, उन्हें तो भारत सरकार ने रख लिया। इसके अलावा कई ऐसे थे जिन पर कई देशों का संयुक्त रूप से केस चल रहा था। उन लोगों को उसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिनेवा में सुपुर्द करना था, जिसके लिए उसे कुछ कागजी कार्रवाई करनी थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिनेवा में और इमिग्रेशन विभाग की सारी कार्रवाई करते करते लगभग 1 महीने का समय बीत गया और अब उसे अपने नए ठिकाने की ओर जाना था। इसका नया ठिकाना इटली की राजधानी रोम थी। रोम इटली के साथ साथ ही दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी की भी राजधानी है और फिलहाल में यहीं पर उसका ठिकाना था। यहाँ पर भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर के पीछे ही उसे लगाया गया था। इटली देश की सीमाएं फ्रांस, स्विट्जरलैंड, वेटिकन सिटी, स्लोवेनिया, सैन मेरिनो और ऑस्ट्रिया के साथ जुड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर एक अच्छा काम करने के कारण प्रमोशन के साथ साथ एक नई जिम्मेदारी उसे मिली थी। इंटरपोल के इस सीक्रेट मिशन के तहत नाम और पहचान गुप्त थी, जिसके कारण फिलहाल में तो वह इटली में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में आया था और आने के साथ ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी हिस्सेदारी थी। इस कंपनी का रोम में मौजूद एक होटल चेन में भी अच्छा खासा हिस्सा था। इसमें कोई शक नहीं कि ये देश बहुत खूबसूरत है। अजीत ने खुले दिल से इटली की तारीफ करते हुए कहा। हाँ, इसलिए तो इसने मुसोलिनी को पैदा किया था। अभिलाष ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। वो तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। अजीत हंस पड़ा। वो इतिहास बन चुका है, लेकिन अभी जो वर्तमान में है, उन्हें इतिहास बनाने के लिए हमें ड्यूटी मिला है। अभिलाष ने अजीत की तरफ देखते हुए कहा। अजीत ने सहमत होते हुए सर हिलाया। अभिलाष के आने से पहले ही उसने सुन रखा था कि यह ऑफिसर काम ज़्यादा करता है और बात कम, और बातूनी लोगों को पसंद भी नहीं करता। कोई न्यू अपडेट? अभिलाष ने पूछा। सर, काफ़ी पता लगाने के बाद इतना ही पता चला है कि द गोल्डन इटली चैन की मालकिन कोई इंडियन औरत है। अजीत ने बताया। मतलब कि एक इंडियन औरत इस पूरे काम को संभालती है? अभिलाष ने सवाल करते हुए अजीत की तरफ देखा। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहस्य है सर। आज तक उस औरत को किसी ने कंपनी की किसी मीटिंग में भी नहीं देखा। सामने से उनका हस्बैंड सब चीजों को हैंडल करता है। अजीत बोला। मुखिया पति की तरह? अभिलाष ने मजाक उड़ाया। क्या पता सर, लास्ट डे जब हमने कुछ आदमियों को ड्रग्स केस में पड़ा था, तो उन लोगों ने कहा कि उनकी हेड कोई लेडी बॉस है, लेकिन आज तक उन लोगों ने उसे देखा नहीं, केवल उसकी आवाज सुनी है। अजीत बोला। द गोल्डन चैन की मालकिन की कोई तस्वीर है? अभिलाष ने जानना चाहा। नहीं सर, कर्ट में तो कोई भी तस्वीर नहीं अवेलेबल है। बस एक तस्वीर जो कि ऑफिशियली एडमिट की गई है, वह भी 5 साल पुरानी है। हैरान करने की बात यह है कि इटली में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करने के बावजूद भी उसने इटली की नागरिकता नहीं ली है। वह पूरी तरह से इंडियन नेशनलिटी की है। अजीत ने बताया। तब तो उसे पकड़कर इंटरनेशनल कोर्ट में एडमिट करते हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पर मुझे वह तस्वीर दो जो 5 साल पुरानी है। देखो तो मैं ज़रा हूँ, ये औरत है कौन? फिर उसके बाद इसे ट्रैप करने के बारे में सोचते हैं। अभिलाष ने कहा। ये तो यही इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में मिल जाएगी। अजीत ने कहा। तो उसकी तस्वीर निकालो और इमिग्रेशन विभाग को इस ब्लैक लिस्ट करने के लिए बोल दो। ये किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलनी नहीं चाहिए। अभिलाष ने कहा। सर, वह पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है। खुद उसके पति ने कुछ दिन पहले एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें अपनी पत्नी से अपनी जान को खतरा बताया था। क्या? यस सर, बड़ा ही अजब किस्सा हुआ था उस दिन।
उसकी पत्नी भागकर पुलिस के पास आई थी कि उसके पति ने उसका पासपोर्ट छीन लिया है और वह अपने बच्चे के साथ इंडिया जाना चाहती है, जबकि उसके पति का कहना था कि वह उससे उसका बच्चा छीनकर इंडिया जाना चाहती है। फिर जाने क्या इन दोनों के बीच में हुआ कि वह अपने पति के साथ वापस घर जाने को तैयार हो गई और उसके पति ने यह एफआईआर दर्ज कराते हुए उसके इटली से बाहर न जाने देने के लिए रोक लगा दी। अजीत ने कहा, एक औरत जो माफिया से रिलेशन रखती है, वह पुलिस से मदद लेने के लिए पहुंचती है। पुलिस उसकी मदद नहीं करती और फिर उसका पति ही उससे अपनी जान का खतरा बताकर उसके इटली से बाहर निकलने के लिए रोक लगवा देता है। अभिलाष ने अपने दिमाग में इन चारों पॉइंट को पकड़कर कुछ हिसाब किताब लगाया, पर सारी चीज़ एक दूसरे से अलग थी, जिनका कोई भी कनेक्शन मिल नहीं पा रहा था। या तो यह औरत हद से ज़्यादा चालाक है या फिर निहायत ही बेवकूफ़। ये सोचते हुए अभिलाष ने सर हिलाकर अजीत की तरफ देखा। तुमने इंटरपोल की तरफ से कोई छानबीन नहीं की? अभिलाष ने गहरी नज़र से अजीत की तरफ देखते हुए पूछा। सर, हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब हमने उनसे मिलने का समय मांगा तो उन्होंने ये कहते हुए कि उनकी तबीयत खराब है और वह इस मैटर पर किसी से बात नहीं करना चाहती, हमसे मिलने से मना कर दिया। अजीत बोला। उसने अपना टैबलेट आगे कर दिया था, जिसमें उसने गोल्डन इटली की प्रोफाइल खोल रखी थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि यह औरत केवल मोहरा है? अजीत के टैबलेट पर द गोल्डन चैन की डिटेल देखते हुए अभिलाष ने कहा। सर, अगर यह मोहरा भी है तो माफिया बलिनो वोल्कानो की ही होगी और हमें तो उसी को पकड़ना है। ये औरत तो बस एक जरिया बनेगी उस तक पहुंचने की, अजीत ने कहा। अभिलाष अजीब तरीके से मजाक उड़ाते हुए मुस्कुरा दिया। और तुमको लगता है कि यह एक सीधी सीढ़ी है? बेवकूफ़ जैसी बातें मत करो। मुझे तो लगता है कि यह वह रास्ता है जो कि हम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है। एक औरत जिससे खुद अपना घर नहीं संभल रहा, अपने घर के लिए वह पुलिस की मदद लेने पहुंच जाती है। वह इटली में इतना बड़ा माफिया कनेक्शन रखती है और अगर रखती है तो सबसे पहले गोली अपने पति के सीने में ही क्यों नहीं उतार देती? ऐसे तो उसे पूरा रास्ता खाली मिल जाएगा। खैर, देखते हैं। तुम इसकी तस्वीर निकाल कर लेकर आओ, अभिलाष ने कहा। उसका फोन बज रहा था। अजीत ने सर झुकाते हुए अभिलाष का अभिवादन किया और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ वह द गोल्डन इटली चैन के हेड तस्वीर लेने के लिए बढ़ गया। इधर अभिलाष के फोन पर प्रणव का कॉल था। तब कहो, कैसे हो? अभिलाष ने फोन उठाकर खुशगवार मूड में पूछा। मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ, तुम अपना सुनाओ, कहाँ हो? अरे, हम सरकारी नौकरों का क्या पूछ रहे हो? जहाँ सरकार पहुँचा दे वहीं हैं। पर फिर भी सरकार ने जिस जगह पर पहुँचाया होगा उसका कोई नाम तो होगा, प्रणव ने कहा। इटली, और इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता, अभिलाष ने कहा। और इससे ज्यादा मैं तुमसे कुछ पूछना भी नहीं चाहता। मैंने तो तुम्हें कुछ बताने के लिए फोन किया था। बोलो, तुम्हारी बहन किस स्टेशन पर चल रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर मत कहना कि मैं उसे खुश नहीं रखा। तो तुमने मेरी बहन की शिकायत मुझसे लगाने के लिए फ़ोन किया है? अभिलाष की आंखें छोटी हुई। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यही कहना चाहता था कि तू मेरी मदद कर कि वह किस स्टेशन पर है, ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। अब तुम दोनों के बीच में मैं क्या बोल सकता हूँ? पर फिर भी बताओ, बात क्या है? अभिलाष ने जानना चाहा। कल हम लोग रात को डिनर लेने गए थे, वहाँ पर पलक का मोबाइल गायब हो गया। उसने कहा कि उस गलती से छूट गया है। मैंने पूरा रेस्टोरेंट खोजवा डाला, कहीं भी उसके फ़ोन का पता चला नहीं। आज वह मुझसे नाराज है कि मैं उसके फ़ोन पर ध्यान नहीं रखा। और तू विश्वास नहीं करेगा कि पिछले 1 महीने में ये 10वीं घटना है।
जब कभी उसका फ़ोन तो कभी पर्स तो कभी उसका चश्मा तो कभी उसके कार्ड गायब हो जाते हैं। और ऐसा तभी होता है जब हम तीनों कभी लंच या डिनर के लिए निकलते हैं। प्रणव बेचारा परेशान हो गया था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जो चीज़ उसकी गुम हुई है, उसके लिए उससे भी अच्छा एक गिफ्ट कर दे। फिलहाल में उसे एक नया फ़ोन गिफ्ट कर दे। अभिलाष ने आसान सा मशवरा दिया। यही मैं अब तक करता आ रहा हूँ, लेकिन इस बार प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। वह सिम मैं कहाँ से लेकर आऊं और उसके फोटोग्राफ्स, जिसके लिए वह मुस्कान की तरह मुंह फूला कर बैठी है। प्रणव ने उदास होते हुए कहा, अरे यार, उसी नंबर का एक सिम निकलवा दे। और रही बात फोटोग्राफ्स की, तो इन मैडम के सारे फोटोग्राफ्स गूगल फोटो में सेव होते हैं। जैसे ही लॉग इन करेगी सब आ जाएगा। और उसका ईमेल आईडी कहाँ से मिलेगा? अब ये भी मैं ही बताऊं? अभिलाष ने पूछा। और नहीं तो कौन बताएगा? उसका कहना है कि उसे अपना ईमेल भी याद नहीं, पासवर्ड तो दूर रहे। अभिलाष को प्रणव क्या बताता कि यह सारे काम करके वह बैठ चुका था। पागल बना रही है तुझे और तू उसके साथ पागल बन रहा है। अभिलाष ने अपने दोस्त के दिमाग पर मातम मानते हुए अफसोस से कहा, तूने इतना दिमाग तो लगाया, लेकिन इस सारे प्रॉब्लम के पीछे छुपे हुए जड़ तक पहुंचने के लिए अपने दिमाग का 1% भी खर्च नहीं किया। क्या मतलब तुम्हारा? प्रणव ने पूछा। तू उससे शादी करना चाह रहा है ना? सवाल के बदले सवाल किया गया। हाँ, तो वह मैडम अब तेरे को परख रही है। एक लाइन में सारे सवालों का जवाब दे दिया गया। ऐसे ही नहीं, उसे इंटरपोल के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में इतना अच्छा पोस्ट मिला था और लगातार प्रमोशन। कुछ तो बंदे में खास नहीं, बहुत खास था। इंसान को पहचानने में अभिलाष के पास जैसे कोई दैविक शक्ति थी। इंसान की फितरत की परख उससे कभी गलत नहीं होती थी। पर यार, ऐसे कौन परखता है? प्रणव कल्पा। उसने लगातार 3-4 दिनों की डिटेल अभिलाष को देनी शुरू की, जो पलक ने उसे के साथ किया था। अभिलाष चुपचाप सुन रहा था। अरे यार, तू अपनी बेटी के चक्कर में क्यों पड़ता है? अभिलाष ने पूछा। क्योंकि सारे कांड तभी होते थे जब प्रणव मुस्कान में उलझ जाता था और पलक का सामान गायब हो जाता था। क्योंकि बेटी तो मेरी है। और बेटी की माँ? अभिलाष ने पूछा। वह भी? प्रणव बोला। अभी है नहीं, उसे तुझे अपना बनाना है। और वह यही चीज़ देखना चाह रही है कि तू उसे मुस्कान के रिस्पेक्ट में कितनी इम्पोर्टेंस देता है। तेरी बेटी हमेशा तेरा ही साइड लेगी, लेकिन वह पापा की परी, पापा की तरह तुझे परख रही है। मैंने जो कहा है वह कर और फिर तू देखना उसका चेहरा कैसे उड़ता है। प्रणव को अभिलाष ने अपना आइडिया समझाया। ये बात है। प्रणव की आंखें बड़ी हुई। ये तो उसने सोचा ही नहीं था कि ममा को केवल अपनी बेटी का पापा नहीं, अपना हस्बैंड भी चाहिए। हाँ, यही बात है। अभिलाष ने सर हिलाते हुए कहा। तब तो ठीक है, ये करके भी देख लेता हूँ। प्रणव ने कहा। ठीक है, तब मैं फ़ोन रखता हूँ। अभिलाष ने अपने आसपास देखते हुए कहा। इस वक्त वह इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के कॉरिडोर में खड़ा था और यहाँ खड़ा होकर पर्सनल बात करना उसे सही नहीं लग रहा था। वह तो उसके होने वाले जीजा से ज़्यादा उसके दोस्त का फ़ोन था, तो मजबूरी में उठा भी लिया था, वरना घर वालों का फ़ोन वह ऑफिस के टाइम बिल्कुल नहीं रिसीव करता था। अच्छा सुन, तूने इटली का नाम लिया ना, तो शिखा इस समय रोम में है। प्रणव ने तेजी से कहा। रोम में? अभिलाष ने कुछ आश्चर्य से पूछा। स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और वर्किंग प्लेस पर न जाने कितने दोस्त बनते हैं और कितने बिछड़ते हैं, पर स्कूल टाइम की दोस्ती सबसे अलग होती है। सारे दोस्त छूट जाते हैं, पर स्कूल के दोस्त पूरी जिंदगी याद रह जाते हैं। हाँ, वह क्लासमेट वाले ग्रुप में तो तू है नहीं, पर शिखा ने 2-3 साल पहले ही ज्वाइन किया था, तो उसी ने बताया कि वह रोम में है।
वह तेरे बारे में पूछ रही थी तो उस समय तेरा कोई पता ठिकाना नहीं था। तू अगर मिलना चाहता है तो मिल लेना, उसका भी पता चल जाएगा, वह भी इटली में ही है। पर रोम में नहीं, वेनिस में। प्रणव ने हंसते हुए कहा। किसकी बात कर रहा है तू? प्रणव की हंसी ने अभिलाष को ठिठका दिया था। अरे वही, जिसके जाने के बाद तू तो ऐसा फकीर बना कि आज तक देश विदेश घूम ही रहा है। बैठने का नाम नहीं लेता। प्राची की बात कर रहा हूँ। शिखा के पास उसका भी एड्रेस होगा। तू कहे तो मैं तुझे शिखा का नंबर फॉरवर्ड कर देता हूँ। और इतनी मेहरबानी मेरे ऊपर क्यों? अभिलाष की आंखें छोटी हुई ताकि तू इस धोखे से बाहर निकल आ। बचपन की जोड़ियां बचपन के साथ ही खत्म हो गई। लास्ट ईयर उसे एक बेटा भी हुआ है, वो अपने परिवार के साथ काफी आगे निकल गई है। अब तू भी इस चीज को छोड़कर आगे निकल जा। हाँ तो बैठा कौन है? अभिलाष बोल रहा था कि अचानक से किसी ने उसे धक्का दिया या फिर कोई दूसरी तरफ से दौड़ते हुए आया था और उसे लड़ गया। अभिलाष तेजी से एक हाथ से उसे संभालते हुए पीछे मुड़ा। वह अभी कुछ बोलता या फिर उससे सॉरी एक्सेप्ट करता, उसके पहले ही उसे लड़की ने अभिलाष को एक धक्का दिया और तेजी से बाहर निकल आई। अभिलाष से गौर से उसे और लड़की को देखता ही रह गया, जिसका आधा चेहरा मास्क में छुपा हुआ था, पर आंखें उसका पता दे रही थी। सर आप ठीक तो है ना? इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने अभिलाष को इस तरह से साकेत देखकर पूछा। अभिलाष सीधा हुआ और उसने धीरे से अपना सर हिला दिया। इधर इमिग्रेशन के अधिकारी तेजी से दौड़ते हुए पार्किंग तक चले गए, लेकिन उस लड़की ने गाड़ी में बैठने के साथ ही अपनी गाड़ी तेजी से वहां से निकाल ली थी। ये प्राची थी क्या? अभिलाष के दिमाग में स्पार्क हुआ। भले ही एक लंबा अरसा बीत चुका था, पर वह इन आंखों को भूल नहीं सकता था। भूल तो वह भी नहीं सकी थी, इसलिए गाड़ी में बैठी हुई लंबी लंबी सांस ले रही थी। अभिलाष ये यहाँ क्या कर रहा है? यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस अंतिम की 2 एपिसोड बचे रह गए हैं, साथ बनाए रखिए। हर हर महादेव।